दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2019 में आई एक एक्शन थ्रिलर जोनरा की मूवी को जिसका नाम है रेडियो फ्लैश। इस मूवी की कहानी काफी बढ़िया है, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो कहानी शुरू होती है और हमें किसी बंद कमरे में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रीस होता है। रीस जिस कमरे में बंद होती है उसमें बहुत सारे टेलीफोन्स लगे होते हैं। रीस जब एक ब्लैक कलर के टेलीफोन को उठाती है तो उसमें से एक आवाज आती है कि आपको एक रॉयल फ्लश दिया गया है। तब रीस किसी दूसरे टेलीफोन को उठाती है और उसमें भी यही आवाज आती है कि आपको एक रॉयल फ्लश दिया गया है। रीस समझ नहीं पाती कि इसका क्या मतलब है, पर तभी यहाँ के सारे टेलीफोन से पानी गिरना शुरू हो जाता है जिससे इस कमरे में पानी भरने लगता है। रीस को यहाँ पे एक पर्ची मिलती है जिस पर एक नंबर लिखा होता है। रीस समझ नहीं पाती कि इस नंबर का आखिर मतलब क्या है और वहीं अब इस कमरे में धीरे धीरे पानी भरता ही जा रहा होता है। तभी रीस को ऊपर एक फ्लश दिखाई देता है और वो इन टेलीफोन्स को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगती है, पर रीस का हाथ टेलीफोन से छूट जाता है जिससे वो पानी में गिर जाती है। मगर पानी में तैरकर वो ऊपर फ्लश के पास पहुंच जाती है क्योंकि अब इस कमरे में पानी काफी तेजी से भर रहा होता है। रीस देखती है कि इस फ्लश में हैंडल नहीं लगा हुआ है, जिससे वो समझ जाती है कि इन टेलीफोन्स में ही कहीं फ्लश का हैंडल छिपा हुआ है। इसीलिए रीस पानी में तैरकर नीचे जाती और किसी टेलीफोन से उस पर्ची पे लिखे हुए नंबर को डायल करती है, जिससे उस टेलीफोन का ढक्कन खुल जाता है और रीस को उसके अंदर फ्लश का हैंडल रखा हुआ दिखाई देता है। तब रीस उस हैंडल को उठा के तैरकर ऊपर आ जाती है और हैंडल को सीधा फ्लश में लगाकर घुमा देती है और इसके बाद वो उसी फ्लश पर बैठ जाती है, जिसके कारण इस रूम में पानी भरना बंद हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ और हम देखते हैं कि असल में रीस एक वर्चुअल रियलिटी गेम खेल रही थी और उसकी ही तरह इस गेमिंग सेंटर में बहुत सारे लोग गेम खेलने के लिए आए होते हैं। रीस गेम खेलने के बाद स्कूटी से अपने घर चली जाती है और घर पहुंचकर वो अपने सिस्टम पे उसी गेम के बारे में किसी से बात करती है जो कि अभी वो खेल कर आई है। पर तभी रीस के फोन पे उसके पिता का मैसेज आता है और मैसेज में उसके पिता बताते हैं कि डिनर तैयार हो चुका है, इसीलिए वो अपने पिता के पास डिनर करने के लिए चली जाती है। दरअसल रीस की माँ की कुछ समय पहले एक बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी, इसीलिए उसके पिता क्रिस ही अब उसको खाना बनाकर खिलाते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। हालांकि रीस के दादाजी अभी जिंदा होते हैं लेकिन वो जंगलों में रहते हैं क्योंकि उसके पिता और उसके दादाजी की आपस में कुछ बनती नहीं है। अब रीस जब अपने पिता के साथ डिनर कर रही होती है तभी इनके पूरे शहर की लाइट चली जाती है और शहर के सभी घरों में लगे बल्ब फट जाते हैं, जिसके कारण पूरे शहर में अंधेरा छा जाता है। तभी रीस के घर में भी लाइट चली जाती है और इनके ऊपर जो बल्ब लगा होता है वो लाइट के जाते ही फट जाता है। तभी ये खिड़की से बाहर देखते हैं कि इनके पूरे शहर की लाइट अब जा चुकी है, जिसके कारण पूरे शहर में अंधेरा हो गया है। पर ये इनको एक नॉर्मल सी बात लगती है, इसीलिए ये अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद रीस अपने रूम में चली जाती है। तभी उसे दिखाई देता है कि उसका सिस्टम जल रहा है और वो पूरी तरह से अब खराब हो गया है। इसलिए रीस जल्दी से अपने सिस्टम पे लगी आग को बुझाती है और इस समय रीस को कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। तभी रीस के पिता उसे बताते हैं कि प्लग में जितनी भी चीजें लगी थी जैसे मोबाइल फोन, टीवी, एसी, ये सारी चीजें खराब हो गई और अब इंटरनेट भी काम करना बंद कर चुका है। तभी रीस अपने पिता से कहती है, मैंने दादाजी की शॉप पे कुछ किताबें देखी जिनमें पावर वॉल्स, पावर लाइन जैसे शब्द लिखे हुए थे। तब रीस के पिता उससे कहते हैं कि ये सब फिजूल की बातें हैं, इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो और ये किन बातों के बारे में बात कर रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा। अब रीस अपने पिता के साथ सो जाती है और जब ये लोग सोने लगते हैं तब इनके घर के बाहर कोई चीज जलने लगती है जिससे धुआं निकलने लगता है। मगर तब रीस जाग जाती है और खिड़की से वो देखती है कि घर के बाहर किसी चीज के जलने की वजह से धुआं निकल रहा है। इसीलिए रीस अपना लालटेन लेकर बाहर जाती है लेकिन बाहर उसे कुछ भी नहीं दिखता। इसीलिए वो अपने दादाजी की शॉप पे जाती है जहाँ उसे एक किताब मिलती है जिस किताब के ऊपर लिखा होता है रेडियो फ्लैश। और रीस जब उस किताब को खोल कर देखती है तो उसमें रीस को 1950 में हुई एक घटना का जिक्र मिलता है जिसे EMP यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के नाम से जाना जाता है, जिसके होने से पूरे देश की बिजली चली जाती है, सभी पावर लाइंस खराब हो जाते हैं और दुनिया भर के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं। हर तरफ खाने पीने की तंगी हो जाती है, पेट्रोल पंप पे डीजल पेट्रोल की कमी हो जाती है क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी पर ही निर्भर रहती है। तभी रीस को इस कमरे में उसके दादाजी का एक पुराना रेडियो रखा हुआ दिखाई देता है, इसीलिए वो इस रेडियो को एक बैटरी से कनेक्ट कर देती है जिससे ये रेडियो चालू हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी कॉल दादाजी से कनेक्ट हो जाती है। और तब उसके दादाजी उससे कहते हैं कि क्या तुम क्रिस हो? तब रीस उन्हें बताती है कि नहीं, मैं रीस बोल रही हूँ। तब उसके दादाजी उससे पूछते हैं कि क्या शहर में सभी जगहों पर बिजली चली गई? तब रीस उनसे कहती है कि हाँ ऐसा ही हुआ है। रीस अपने दादाजी से पूछती है कि क्या ये रेडियो फ्लैश है? तब उसके दादाजी कहते हैं कि हाँ ये वही है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? तब रीस अपने दादाजी से बताती है कि मैंने ये आपकी एक किताब में पढ़ा था। तब रीस के दादाजी उससे क्रिस से बात कराने को कहते हैं, लेकिन रीस बताती है कि वो सो रहे हैं, इसीलिए उसके दादाजी उससे कहते हैं कि वो सवेरे जैसे ही उठेंगे तुम सबसे पहले मेरी बात उनसे करवाओगी। और रीस ऐसा करने के लिए मान जाती है। अब सुबह होती है और रीस अपने पिता को जगाती है और उन्हें बताती है कि दादाजी आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन क्रिस रीस से कहता है कि वो उनसे बात नहीं करेगा। और जब वो कॉफी बनाने के लिए टंकी से पानी निकालने जाता है तब उसकी टंकी से पानी नहीं आता क्योंकि मोटर भी बिजली के कारण ही चलती है और इस समय पूरे देश में बिजली नहीं है।
तब क्रिस अपने पिता से बात करने के लिए मान जाता है और रीस उन्हें अपने दादाजी की शॉप पे लेके जाती है, जहाँ वो रेडियो को ऑन करके अपने दादाजी की अपने पिता से बात कराती है। तब रीस के पिता उसे बाहर जाने को कहते हैं और रीस जब बाहर चली जाती है तब उसके पिता उसके दादाजी से बात करते हैं। रीस के दादाजी क्रिस को बताते हैं कि ये एक EMP है जिसने पूरे अमेरिका को अपनी चपेट में ले लिया है, इसलिए तुम मेरे पास आ जाओ क्योंकि यहाँ तुम्हें किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी, न खाने की और न ही पीने की। इसीलिए अब तुम्हें शहर छोड़कर यहाँ आना होगा क्योंकि अब वहाँ के हालात बस से बदतर होने वाले हैं। और ये चीज कहीं ना कहीं क्रिस को भी पता होती है, इसीलिए वो अपने पिता के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद रीस और उसके पिता अपना जरूरी सामान लेके अपनी कार से ग्रैंडपा के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब इन्हें रास्ते में दिखाई देता है कि पेट्रोल भरवाने के लिए सड़कों पर बहुत लंबी लाइन लगी है। दुकानों के अंदर लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। ये किसी शॉप पे कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं, मगर उस शॉप के अंदर इतनी ज्यादा मारामारी होती है कि इन्हें सामान लिए बिना ही आगे बढ़ना पड़ता है। और जब ये एक ब्रिज से होकर गुजरने वाले होते हैं तब इन्हें ब्रिज पे बहुत लंबा जाम लगा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि आगे ब्रिज पे एक बस का किसी कार से एक्सीडेंट हो गया होता है, जिसके कारण उस बस और कार ने ब्रिज का रास्ता रोक दिया होता है। इसीलिए ये लोग यहाँ काफी देर तक इंतजार करते हैं, लेकिन तब भी यहाँ जाम लगा ही रहता है। तभी एक कार वाले को यहाँ पर काफी गुस्सा आ जाता है, जो कि काफी देर से इंतजार कर रहा था कि कब ये कार और बस यहाँ से हटेगी और कब मैं यहाँ से निकलूंगा। और वो कार वाला सामने खड़ी कार को उड़ा के आगे निकल जाता है, जिसने सभी गाड़ियों को रोका हुआ था। और तब ये दोनों भी यहाँ से निकल जाते हैं। ये पूरा दिन अपनी गाड़ी चलाते हैं और अंधेरा होने पर भी ये आगे बढ़ते ही रहते हैं। पर तभी रीस अपने पिता से पूछती है कि आपने आखिरी माइल मार्कर कौन सा देखा था। तब उसके पिता उसे बताते हैं कि शायद 126 था। तब रीस उन्हें बताती है कि फिर हम काफी आगे आ गए हैं क्योंकि हमें पीछे से दूसरे रास्ते जाना था। और जब ये दोनों इसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं तब रीस के पिता का ध्यान भटक जाता है और इनकी गाड़ी के सामने एक ट्रक होता है, जिसकी वजह से इनकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और इनकी कार रोड से नीचे उतरकर जंगल में एक पेड़ से टकरा जाती है, जिससे ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब सुबह होने पर इनकी आंखें खुलती हैं और इस एक्सीडेंट से रीस की तो हल्की फुल्की चोटें लगती हैं, पर क्रिस के अंदरूनी चोटें लगती हैं। लेकिन रीस के पिता रीस को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताते। रीस जब रेडियो से अपने दादाजी को कॉल करती है तो उसकी कॉल ग्रैंडपा को नहीं लगती। तब क्रिस उसे बताता है कि उनकी चिंता मत करो, बल्कि हमें अपनी चिंता करनी चाहिए क्योंकि वो अपने घर बिल्कुल सुरक्षित होंगे। इसके अलावा क्रिस अपनी बेटी से बताता है कि हमें अपना सामान लेके अब पैदल ही आगे बढ़ना होगा क्योंकि हम रोड से काफी नीचे आ गए और गाड़ी ऊपर नहीं जा सकती। इसीलिए ये दोनों अब नदी के रास्ते आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्रिस की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है, पर वो रीस को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। थोड़ी आगे बढ़ने के बाद ये एक ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं, यानी अब इन्हें इसी ब्रिज को पार करके आगे बढ़ना होगा। पर ये लोग काफी थक जाते हैं, इसीलिए ये यहीं पर रुककर थोड़ा आराम करते हैं। रीस अपने पिता को नदी का पानी लाकर पिलाती है, लेकिन वो देखती है कि उसके पिता की पीठ पे काफी गहरी अंदरूनी चोट लगी है और चोट के कारण त्वचा नीली पड़ गई है। मगर तब क्रिस अपनी बेटी से बताता है कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसीलिए फिर से रीस अपने पिता को लेके आगे बढ़ना शुरू कर देती है। पर थोड़ी आगे बढ़ने पर क्रिस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तब क्रिस अपनी बेटी को आसपास से कोई मदद बुलाने को कहता है, पर रीस अपने पिता से कहती है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन तभी क्रिस बेहोश हो जाता है, इसीलिए रीस इस एरिया में मदद ढूंढने लगती है और तभी उसे यहाँ एक घर दिखाई देता है, जिसको देखकर वो उसी घर की तरफ तेजी से भागने लगती है। वहाँ रीस को एक आदमी मिलता है और रीस उस आदमी से बताती है कि मेरे पिता को मदद की जरूरत है। तब ये आदमी रीस के साथ जल्दी से उसके पिता के पास जाता है और उसे उठाकर अपने घर ले आता है, जहाँ वो रीस के पिता के शरीर पे लगी चोटों की मरहम पट्टी करता है व उसे अपने बिस्तर पे लिटाता है। वो आदमी रीस से कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए थे। अब शहर के हालात बस से बदतर हो गए हैं, इसीलिए तुम लोगों ने जंगल में आने का फैसला किया। इसके अलावा वो आदमी रीस को बताता है कि इस इलाके में बहुत सारे चोर लुटेरे छिपे हैं। अब रीस को प्यास लगी होती है, इसीलिए वो नीचे पानी लेने चली जाती है और पानी लेके जब रीस वापस आ रही होती है तब उसे एक बाबा दिखाई देता है, जो कि उसे घूर घूर कर देख रहा होता है, जिसको देखकर रीस काफी डर जाती है और वो पानी की बाल्टी छोड़कर वापस घर की ओर भागती है। लेकिन घर पहुंचने पर वो आदमी उसे बताता है कि तुम्हारे पिता ने अब सांस लेना बंद कर दिया है। और इस खबर को सुनते ही रीस पूरी तरह से टूट जाती है। रीस के पिता की मृत्यु के बाद वो आदमी क्रिस को दफना देता है ताकि उसे मुक्ति मिल सके। अब अगले दिन वो रीस को ट्रक में बिठा के उसकी दादाजी के घर छोड़ने जाने लगता है, ताकि रीस को अब और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वहीं दूसरी ओर रीस के दादाजी को दिखाया जाता है, जो कि अब रीस और क्रिस को ढूंढने निकल पड़ते हैं, क्योंकि उन दोनों को कल ही दादाजी के वहाँ पहुँच जाना था, लेकिन वो अभी भी इनके वहाँ नहीं पहुंचे थे। इसीलिए ग्रैंडपा जब रीस और उसके पिता को ढूंढ रहे होते हैं तब रास्ते में उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है और उस ट्रक के साइड में किसी गाड़ी के टायर के निशान होते हैं। इसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो कोई गाड़ी स्लिप होकर यहाँ से नीचे गिरी हो। इसीलिए ग्रैंडपा इन निशानों का पीछा करते करते नीचे चले जाते हैं, जहाँ उन्हें रीस की कार दिखाई देती है, जो कि एक पेड़ से टकराई हुई होती है और उन्हें क्रिस की शर्ट पे खून लगा हुआ दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि जरूर इस एक्सीडेंट में क्रिस को गहरी चोटें आई होंगी। इसी कारण ग्रैंडपा अब रीस और क्रिस को ढूंढते ढूंढते उसी आदमी के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ रीस के पिता की मृत्यु हुई थी। लेकिन उन्हें ये पूरा घर खाली मिलता है, क्योंकि रीस पहले यहाँ से जा चुकी है।
पर उन्हें इस घर के सोफे पे खून लगा हुआ दिखाई देता है और जब वो घर के बाहर मिट्टी पड़ी हुई देखते हैं तो ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि क्रिस की अब मृत्यु हो चुकी है। अब वहीं रीस जब उस आदमी के साथ जा रही होती है तभी इनको सामने एक लड़का दिखाई देता है जो कि इनसे लिफ्ट मांग रहा होता है। इसीलिए ये आदमी रीस से कहता है कि हमें पता नहीं कि ये कौन है, इसीलिए तुम ट्रक के पीछे जाकर छुप जाओ। इसीलिए रीस ट्रक के पीछे छुप जाती है, पर जैसे ही ये अपना ट्रक रोकता है वैसे ही लिफ्ट मांग रहा लड़का इसके ऊपर गन तान देता है और इसके बाद ये लड़का इसे मार देता है। रीस जो कि अपनी आंखों से ये सब कुछ होते हुए देख रही होती है मगर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि अगर वो इस आदमी को बचाने जाती तो ये लड़का रीस को भी मार देता। रीस इस ट्रक से भागने की कोशिश भी करती है लेकिन तब तक ये ट्रक को स्टार्ट करके चल देता है, मगर इस ट्रक में तेल कम होता है। इसीलिए ये लड़का जंगल में किसी जगह पे अपना ट्रक रोकता है ताकि वो इस ट्रक में तेल भर सके। लेकिन जैसे ही वो आदमी पेट्रोल ढूंढने के लिए ट्रक से नीचे उतरता है वैसे ही रीस भी ट्रक से नीचे उतरकर भागना शुरू कर देती है, मगर तभी यहाँ एक दूसरा आदमी पहुंच जाता है जो कि इस लड़के को मार देता है और इसको मारने के बाद वो रीस का पीछा करना शुरू कर देता है, क्योंकि इस आदमी को जंगल की हर एक जगह के बारे में जानकारी होती है। जिसके बाद वो रीस को बंदी बना लेता है। अब रीस की जब आंखें खुलती हैं तब वो अपने आप को जंगल में किसी घर पे पाती है और उसके सामने वही आदमी बैठा होता है जिसने उस लड़के को मार दिया था। इसके अलावा इस घर में एक बूढ़ी औरत भी बैठी होती है जो कि रीस से बताती कि हमने तुम्हें बंदी इसलिए बनाया है क्योंकि तुम हमारी परमिशन के बगैर इस इलाके में घुस आई हो। यानी ये लोग जंगल को अपना इलाका समझते हैं। वहीं अब दूसरी ओर रीस के ग्रैंडपा उस आदमी तक पहुंच जाते हैं जिसने रीस की मदद की थी और वो देखते हैं कि इस आदमी को किसी ने मार दिया है। अब इधर ये बूढ़ी औरत रीस को खाना खिलाती है और उसे अपने पोते से मिलाती है जो कि इस घर के एक कोने में बैठा होता है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि इन लोगों ने जबरदस्ती इसको पकड़ कर रखा है। रीस इस बूढ़ी औरत को बताती है कि मुझे अपने दादाजी के वहाँ जाना है, लेकिन ये बूढ़ी औरत रीस को यहाँ से जाने के लिए मना कर देती है और उससे कहती है कि तुम अगर अकेले यहाँ से गई तो तुम मारी जाओगी, इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप हमारे साथ यहीं पे रहो। जिसके बाद वो रीस को उसके कमरे में जाने के लिए कहती है। रीस चुपचाप कमरे में सोने चली जाती है और थोड़ी देर के बाद जब यहाँ सारे लोग सो जाते हैं तब रीस मौका पाकर इस घर से भागने लगती है, लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत जाग जाती है और वो तुरंत अपने बेटे को आवाज देकर बताने लगती है कि ये लड़की भाग रही है, मगर फिर भी रीस यहाँ से निकल जाती है। पर उस बूढ़ी औरत का बेटा बिल रीस को फिर से पकड़ लेता है और उसे घर के बाहर बोरे में लपेटकर पेड़ पे टांग देता है। रीस पूरी रात पेड़ पे टंगी रहती है, लेकिन जब सुबह होती है तो वो अपने नीचे एक भालू को पाती है जो कि रीस के ऊपर हमला करने लगता है। पर तभी बिल यहाँ पर पहुंचकर इस भालू को मारकर रीस को बचा लेता है, जिसके बाद वो रीस को एक तहखाने में ले जाकर बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से यहाँ पर आता है और रीस के हाथ पांव खोलकर उसे उस बूढ़ी औरत के पास ले जाता है। वो बूढ़ी औरत फिर से रीस को बताती है कि तुम अब हमारे परिवार का एक हिस्सा हो, इसीलिए तुम्हारे पास अब दो ऑप्शन है। पहला कि या तो तुम खुशी खुशी हमारे साथ रहो और दूसरा कि वापस उसी तहखाने में सड़ने जाओ। तब रीस वापस तहखाने में जाने का फैसला करती है, इसीलिए बिल फिर से उसे तहखाने में बंद कर देता है। अब रात होने पे इस तहखाने में रीस से मिलने बूढ़ी औरत का पोता आता है, जिससे रीस कहती है कि मुझे पता है कि तुम भी इनसे काफी परेशान हो, इसीलिए तुमको मुझे इस तहखाने से बाहर निकालना होगा और उसके बाद मैं तुम्हें अपने ग्रैंडपा के वहाँ ले जाऊंगी। और ये रीस की बात मान लेता है। दरअसल ये भी उस बूढ़ी औरत और बिल से काफी परेशान हो गया होता है, क्योंकि वो लोग इसे मारा पीटा करते हैं और उन्होंने क्वीन को जबरदस्ती पकड़ कर रखा होता है। जिसके बाद क्वीन रीस को इस तहखाने से बाहर निकाल देता है और फिर ये दोनों जंगल की ओर भागना शुरू कर देते हैं। मगर थोड़ी ही देर बाद बिल जब इस तहखाने में आता है तो वो देखता है कि रीस अब यहाँ पर नहीं है, इसीलिए वो रीस और क्वीन को जंगलों में ढूंढना शुरू कर देता है। अब भागते भागते जब रीस और क्वीन काफी थक जाते हैं तो ये एक जगह रुककर आराम करने लगते हैं। रीस क्वीन को नक्शा दिखाकर पूछती है कि हम इस नक्शे में किस लोकेशन पे हैं। तब क्वीन नक्शा देखकर उसे बताता है कि वो इस जंगल में किस लोकेशन पे है। तब रीस उससे कहती है कि फिर हम ग्रैंडपा के घर के काफी नजदीक हैं। मगर अब बिल भी इनको ढूंढते ढूंढते इनके काफी नजदीक आ जाता है और इसीलिए ये लोग फिर से भागना शुरू कर देते हैं। पर आगे रास्ते में एक बहुत गहरी खाई होती है और आगे जाने का बस यही रास्ता होता है। इसीलिए क्वीन रीस को बताता है कि हमें पेड़ के सहारे आगे जाना होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए रीस किसी तरह पेड़ के सहारे इस गहरी खाई को पार करने लगती है, लेकिन इस खाई को पार करते वक्त उसका बैग नीचे गिर जाता है। मगर रीस अपने बैग को भूलकर इस खाई को पार कर लेती है। लेकिन जैसे ही ये इस खाई को पार करते हैं वैसे ही बिल यहाँ तक पहुंचकर इनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन तब तक ये लोग किसी तरह उससे बचकर फिर से आगे भागने लगते हैं। पर बिल अभी भी इन लोगों का पीछा करना बंद नहीं करता और वो भी इस खाई को पार करके उनके काफी करीब पहुंच जाता है। इसीलिए रीस और क्वीन उससे बचने के लिए छुप जाते हैं, मगर बिल इन्हें ढूंढ लेता है और जैसे ही वो इनको अपनी गन से शूट करने वाला होता है वैसे ही क्वीन बिल के ऊपर पीछे से हमला कर देता है, जिसकी वजह से बिल की गन नीचे गिर जाती है। लेकिन अब बिल क्वीन को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। पर तभी बिल की जो गन नीचे गिरी होती है उस गन को उठाकर रीस बिल पे चला देती है, जिससे बिल की वहीं पे मौत हो जाती है और इससे क्वीन की जान बच जाती है। लेकिन तभी हम रीस के पीछे उसके ग्रैंडपा को देखते हैं और तब हम जान पाते हैं कि असल में गन रीस ने नहीं बल्कि उसके ग्रैंडपा ने चलाई थी। यानी अब रीस बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि उसके ग्रैंडपा ने उसे ढूंढ लिया है।
और अपने ग्रैंडपा को सामने खड़ा देख रीस काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद रीस और क्वीन ग्रैंडपा के वहाँ खुशी खुशी रहने लगते हैं क्योंकि इनके वहाँ खाने पीने की किसी चीज की कमी नहीं होती है। और इसी के साथ ही कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।